अभी तक आप सबने नाम धातु प्रकरण पढ़ा, जिसमें नाम अर्थात प्रातिपदिक धातु बन रहे थे। और आज आप सब पढ़ेंगे यंगंत प्रकरण, जिसमें यंग प्रत्यय होगा और वो धातुओं से होगा। किससे होगा? धातुओं से यंग प्रत्यय होगा। पुनः यंग के परे रहते कुछ क्रियाएं होंगी, कुछ विधियां होंगी, और उसके पश्चात एक नई यंगंत धातु बनेगी। फिर यंगंत धातु से लट इत्यादि लकार आएंगे, जो भी प्रत्यय आने वो प्रत्यय आएंगे। उसके पश्चात उसकी तिवाद्युत्पत्ति होकर के और उसके प्रयोग बनते हैं, जैसे पापच्यते, पापठ्यते इत्यादि। जब हम धातु से यंग प्रत्यय करेंगे तो यंग प्रत्यय के अर्ध धातुक संज्ञा तो होगी, किंतु वो वलादि न होने के कारण से इट आगम भी उसमें नहीं होगा। गित होने के कारण से गुण और वृद्धि भी उसमें नहीं होंगे, किंतु यंगंत में सर्वत्र द्वित्व होगा। जैसे सन में द्वित्व होता है, सन के परे रहते, उसी प्रकार से यंगंत धातुओं को भी द्वित्व होता है। उसके पश्चात जो अभ्यास है, अभ्यास संज्ञा होगी। अभ्यास के कार्यों में जहाँ ई और उ है वहाँ गुण हो जाएगा, जहाँ अ है वहाँ पर दीर्घ हो जाएगा। गुण करने के लिए सूत्र है गुणो यंगलुको हो, और दीर्घ करने का सूत्र है दीर्घो की तरह। जिन अभ्यास में री उपधा में अथवा री अंत में है तो वहां पर क्या होगा? ऋक आगम होगा, रीक आगम होंगे, रुग ऋकौ च लुकी, है ना, ऋक ऋतु पथस्य च इत्यादि सूत्रों से। तो जब वो प्रयोग आएंगे आपको वहां पर उनके प्रयोग भी बताए जाएंगे। तो संप्रति सामान्य रूप से ये प्रक्रिया है। और यंग प्रत्यय होता कब है? वो क्रिया समभिहार अर्थ में होता है। किस अर्थ में होता है? क्रिया समभिहार, यानी जब किसी क्रिया को बार बार किया जाए, अथवा अधिकता से किया जाए, अथवा भली प्रकार से किया जाए, अच्छी प्रकार से किया जाए। पौनः पुण्यम दृशार्थो वा, तो बार बार किसी क्रिया का करना, अथवा भली प्रकार से करना, अच्छी प्रकार से करना, या फिर अधिक बार करना, तो इन अर्थों में यंग प्रत्यय होता है। इसका प्रयोग बनता है जैसे देवदत्त बार बार पकाता है, तो क्या अनुवाद बनाएंगे? देवदत्तः पापच्यते, वह अच्छा पढ़ता है। सह पापठ्यते, वह अधिक लिखता है। सह लेलिख्यते। इस प्रकार से यंगंत में प्रयोग बनते हैं। यंग प्रत्यय करने वाला जो मुख्य सूत्र है वो है धातो रेकाचो हलादे क्रिया समभिहारे यंग। तो आज के पाठ में आप इसी सूत्र के अर्थ को पढ़ेंगे और यंगंत की सिद्धियों का क्रम समझेंगे। सूत्र है लू धातो रेकाचो हलादे क्रिया समभिहारे यंग। धातो हो एक वचन, एकाचः पंचमी का एक वचन, हलादेः पंचमी का एक वचन, क्रिया समभिहारे सप्तमी का एक वचन, यंग प्रथमा का एक वचन। ठीक, ये प्रत्यय प्रकरण है। तो प्रत्यय प्रकृतियों से जो विधान किए जा रहे हैं, तो प्रत्ययों का निर्देश प्रथमांत होगा और प्रकृतियों का निर्देश पंचमी से होगा। कहीं कहीं पर जहाँ पर कोई आगम अथवा आदेश का विधान किया गया है वहाँ षष्ठी विभक्ति से भी प्रत्ययों का निर्देश किया गया है, किंतु सामान्यतया पंचमी विभक्तियां ही प्रकृतियों के निर्देश के लिए प्रयुक्त की गई हैं। अब इसमें समास किस किस का हो सकता है? एकाचः हलादेः क्रिया, क्योंकि इनमें दो पद हैं, तो एक से अधिक जब पद होता है तभी समास होता है। तो एकाचः में हम क्या समास करेंगे? स एकाच, एकाच है ना, एक अच्छ जिसमें, वो क्या हो गया? एकाच। तस्मात् एकाचः, कौन सा समास है ये? बहुव्रीहि समास है। हलादेः में क्या समास करेंगे? हलः आदि नहीं, एक मिनट, यहाँ पर धातु के विशेषण बन रहे हैं ना ये सारे, और हलादेः भी क्या है? एक वचन है। इसलिए जो आप यस्य येषाम जब लगाएंगे तो यदि विभक्ति एक वचन की है और विशेष्य भी आपका एक वचन का है तो वहां पर एक वचन से लगाएंगे। तो हल आदि ही यस्य, स हलादि तस्मात् हलादेः। यदि यही बहुवचन में होती विभक्ति तब आप ये शाम करते। आई बात समझ में? तो विभक्ति का निर्देश कैसे करना है ये आपको शब्द से देखना पड़ेगा।
क्रिया समभिहारे में क्रियायाः समभिहारः क्रिया समभिहारः तस्मिन् क्रिया समभिहारे। ठीक, ये कौन सा समास हो गया? षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, अब हम सूत्र का अर्थ करेंगे। उससे पहले अनुवृत्ति प्रत्यय परश्च, इसका अधिकार तो 5वें अध्याय तक चल रहा है, वो इसमें आएगा ही, और वा का भी अधिकार चल रहा है। तो बस इन 3 की अनुवृत्तियां हैं इसमें, शेष कोई विशेष अनुवृत्ति नहीं है। धातु है विशेष्य, एकाच और हलादे उसके विशेषण हैं। तो अर्थ करिए सूत्र का। धातोः क्रिया समभिहारे अर्थे यं प्रत्ययः परश्च भवति। विकल्पेन एकाचः हलादेः धातुः, एकाच हलादि धातु से क्रिया समभिहार अर्थ में यं प्रत्यय होता है। को नाम क्रिया समभिहारः पौनः पुण्यं वृषार्थोवा। बार बार करना अथवा अधिकता से करना, भली प्रकार से करना। ठीक है, तो सूत्रार्थ आपको समझ में आ गया। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। तो उदाहरण में है पापच्यते, पापठ्यते, लेलिख्यते, जाज्वल्यते, देदीप्यते। ये इसके उदाहरण है। उदाहरण तो और भी बन सकते हैं, जितने भी एकाच हलादि धातुएं हैं। तो सन प्रत्यय तो सभी धातुओं से होता है, किंतु यंग प्रत्यय कुछ विशिष्ट धातुओं से ही होगा। इनसे अतिरिक्त यदि कोई बहुवचन धातु हो और मतलब अनेकाच धातु हो और अजादि धातु हो, तो ऐसी भी कुछ धातुएं हैं जिनसे हमें यंग प्रत्यय इष्ट है, तो उसके लिए अलग से परिगणन किया गया है वार्तिकों के रूप में। यहाँ पर सामान्य रूप से हलादि और एकाच धातु से ही यंग प्रत्यय होगा। तो पच धातु कैसी है? एकाच। क्यों? पूरी धातु क्या है? दुपचश, तो ये एकाच है ये। हाँ, तो जो भी एकाच हलादि इत्यादि देखना होता है वो कैसे देखते हैं? अनुबंधों को हटा कर देखते हैं। किसको हटा के देखते हैं? अनुबंधों को हटा के देखते हैं। नहीं तो आप सोच सकते थे कि डूपचश, इसमें तो 3 अक्ष हैं, तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा? तो इसलिए अस्तु, तो सिद्धि हम करेंगे पापच्यते की। किसकी सिद्धि करनी है? पापच्यते। धातु क्या थी? दुपचश। डू की संज्ञा आदि से श की अ की सब की संज्ञा करके स्थिति शेष रही पच। इसके पश्चात ये धातु कैसी है? एकाच है। एकाच है ना, क्योंकि एक ही अ है। हलादि है या नहीं है? क्या आदि में है? पहल में आता है। तो एकाच हलादि धातु से हमने क्या कर लिया? यंग प्रत्यय किया। यंग के ङ की संज्ञा हो जाएगी, किससे होगी? हल से। तो स्थिति क्या रह गई? पच आगे य। इसके पश्चात सूत्र लगाएंगे हम संयमो। क्या सूत्र लगेगा? संयमो। ठीक है, संयमो सूत्र क्या करता है? वैसे आप लोग यंगंत की सिद्धियां पढ़ चुके हो, यंगंत और यंगलुगंत की। यंगलुगंत की सिद्धि लोलुयते, लोलुगह में आपने पढ़ा है। तो जो जो कार्य मतलब यंग के पर्यंत सारे कार्य होने के पश्चात फिर हम यंग का लुक करते हैं, तो आपको सारी प्रक्रियाएं मालूम है। संयंगो सूत्र लगेगा। इसका अर्थ क्या होगा? सन्नन्तस्य यङन्तस्य अनभ्यासस्य धातोः ठीक है। तो अब यहाँ पर ये धातु है और यंगंत, इसको हमने द्वित्व कर लिया। क्या द्वित्व हो जाएगा? पच पच य। उसके पश्चात पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा करेंगे। उसके पश्चात हलादि शेष। हलादि शेष क्या करेगा? आदि हल शेष रहेगा, शेष का लोप हो जाएगा। तो प पच य। फिर आपको बताया था मैंने कि यदि अभ्यास में आ है तो उसको दीर्घ होगा। दीर्घ करने वाला सूत्र है दीर्घोकितः। ठीक है, तो दीर्घोकितः में अकित है ना, अभ्यास को क्या होता है? दीर्घ होता है। यंग तथा यंग लोग परे रहते। अकित का तात्पर्य क्या होता है? कि जिसमें कोई कित आगम न हुआ हो। ये जो रूप क्रिक इत्यादि आगम होंगे ना, उसी के लिए कहा गया। तो इसको दीर्घ हो गया। क्या बन गया? पापच्य। आपने पापठीति की सिद्धि पढ़ी थी द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद में, यंगलुगंत में। सारे क्रम उसी प्रकार से हैं। पापच्य। अब यहाँ पर क्या हो जाएगी? ये सनाद्यंता धातु है से इसकी धातु संज्ञा होगी और उसके पश्चात यंग क्योंकि इंगित है
अतः अनुदात्त अंगित आत्मनेपदम। सभी यंगंत धातुएं क्या होंगी? आत्मनेपदी होंगी। आत्मनेपद आकर के और टित आत्मनेपदानाम टेरे से उसको हम एत्व कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? पापच्यते। इसी प्रकार पट धातु से क्या बनाएंगे? पापठ्यते। ज्वल दीप्तो धातु से क्या बन जाएगा? जाज्वल्यते। कैसे बनेगा देखिए, ज्वल धातु है, ठीक है, जब आपने द्वित्व कर लिया तो आदि हल शेष रहेगा। आदि हल क्या है इसमें? ज, और व और ल का तो लोप हो जाएगा और अज तो इसी में रहेगा, तो स्थिति क्या हो जाएगी? ज्वल। और फिर ज को क्या हो जाएगा? दीर्घोकिता से दीर्घ होकर के बन जाएगा जाज्वल। य सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा शेष व्युत्पत्ति करके जाज्वल यते। इसके बाद है ले लिख्यते। ले लिख्यते में क्या होगा? लिख लिखिया हलादि शेष ली लिखिया। अब यह गुणों यंगलुकों से गुण हो जाएगा। यंग तथा यंगलुक परे रहते इगंत की स्मृति नहीं आती है, बस अंग के अभ्यास को गुण हो जाता है। तो अंग के अभ्यास को गुण हो जाएगा तो ई को गुण होकर के क्या बन जाएगा? ले लिख्यते। इसी प्रकार से दीप धातु से क्या बनेगा? ले दीप्यते। ठीक है। भू धातु से क्या बनेगा? बनाओ। बो भूयते। क्या बनेगा? बो भूयते। और एध धातु से क्या बनेगा? एध धातु से क्या बनेगा? यंग प्रत्यय करके। क्यों यंग प्रत्यय होगा? एध धातु से यंग प्रत्यय होगा? क्यों नहीं होगा? आजादी है। क्यों? भू धातु तो एकाच है और हलादी है, ठीक है ना। भू धातु तो एकाच है और हलादी भी है, तो उससे तो हो जाएगा। पर एध धातु कैसी है? आजादी है, इसलिए वहां पर नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को। तो यंगंत प्रक्रिया में बहुत सरल कार्य हैं, गुण इत्यादि कहीं कुछ होना नहीं है, तो इस कारण से बहुत सरलता से इसके रूप बन जाते हैं। अगला सूत्र है दे दीप्यते में क्या धातु है? दीपी दीप्तौ। क्या है धातु? दीपी दीप्तौ। धातु पाठ की आवृत्ति हो रही है? नहीं, छोड़ दिया, प्रारंभ कर लीजिए। ठीक है। नित्यम कौटिल्य गतौ। यंग की अनुवृत्ति 24 तक जाएगी, धातु की अनुवृत्ति 90 तक जाएगी। धातु की अनुवृत्ति 90 तक जाएगी और यंग की अनुवृत्ति जो है वो 24 तक जाएगी। यानी 3 सूत्रों में यंगंत प्रकरण है। नित्यम कौटिल्य गतौ। नित्यम प्रथमा का एक वचन, कौटिल्य गतौ एक वचन। अनुवृत्ति धातु यंग प्रत्यय परश्च और वा। गतौ अर्थ करेंगे सूत्र का। गत्यर्थेभ्यः धातुभ्यः, गत्यर्थेभ्यः धातुभ्यः नित्यं कौटिल्ये गम्यमाने यंग प्रत्ययो भवति परश्च। ठीक है। यहाँ पर जो गत्यर्थक धातुओं से जो यंग प्रत्यय होगा वो नित्यम कौटिल्य मतलब नित्य कुटिल गति करता है, इस अर्थ में होगा। क्रिया संभ्यार अर्थ में नहीं होगा कि बार बार जाता है, इस अर्थ में नहीं होगा। अपितु कुटिल गति करता है, कुटिलम क्रामति। अभी उदाहरण हम लोग बनाएंगे। तात्पर्य क्या हो गया कि नित्य कुटिल गति गम्यमान होने पर ही यंग प्रत्यय होगा, समभिहार अर्थ में नहीं होता है। मतलब कहा नहीं इसमें कि ना समभिहार है, पर आपको तात्पर्य से समझना होगा कि कुटिल गति अर्थ में ही नित्यम कौटिल्य, नित्य कुटिल गति करता है, इस अर्थ में ही यंग प्रत्यय होगा। तो उदाहरण बनाएंगे हम लोग। कुटिलम क्रामति इति चंक्रम्यते। प्रत्यर्थक धातु है, क्रमुपाद विक्षेपे, द्रमु गतौ, ये सब धातुएं कैसी हैं? गत्यर्थक है। गम धातु से भी कुटिलम गच्छति इति क्या होगा? जंगम्यते। तो कुटिलम क्रामति इति चंक्रम्यते। तो हम लोग चंक्रम्यते की सिद्धि करेंगे।
टेढ़ी गति से जाता है। क्या अर्थ होगा इसका? टेढ़ी गति से जाता है। तो धातु क्या रखी आपने? क्रमोपाद विक्षेपे क्रम धातु ही उकित संज्ञा करके आपने यंग प्रत्यय कर लिया। नित्यम कौटिल्य गतौ से ङ की संज्ञा हो जाएगी। ईट आगम इत्यादि होना नहीं है। संयमों से क्या कर लेंगे? द्वित्व करेंगे। द्वित्व करेंगे तो स्थिति क्या रहेगी? क्रम क्रम य। उसके पश्चात पूर्वाभ्यास हलादि शेष, तो उससे फिर क्या हो जाएगा? नहीं, हाँ, क क्रम क्रम य। फिर कोहोष्टु लगाएंगे। कोहोष्टु लगाने से यहाँ पर फिर हम क्या कर लेंगे? च वर्ग आदेश कर लेंगे क को। तो क्या बन गया? च क्रम य। इसके पश्चात एक सूत्र है नुगतो नुनासिकान्तस्य। ये एक नया सूत्र है, निकाल लीजिए। अभ्यास प्रकरण कहाँ है? सप्तम अध्याय के किस पाद में? चतुर्थ पाद में। ठीक है। नुगतो नुनासिकान्तस्य, इसमें अंगस्य का अधिकार आ रहा है, अभ्यासस्य का भी अधिकार चल रहा है। अर्थ होगा सूत्र का अनुनासिकान्तस्य अंगस्य अभ्यासस्य। क्या अर्थ करेंगे? अनुनासिकान्तस्य अंगस्य अभ्यासस्य अतः नुक् आगमो भवति। अनुनासिकांत अंग के अभ्यास के अकार को, सभी षष्ठी हो गए। अनुनासिकांत अंग के अभ्यास के अकार को नुक् आगम होता है। यंगी यंगलुकी च परतः। देखिए, ये अंग संज्ञा तो हम करेंगे ही, यंग के परते का क्रम की अंग संज्ञा करेंगे हम। तो ये अनुनासिकांत अंग है। अनुनासिकांत अंग, अनुनासिक संज्ञा किसकी होती है? अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? मुखनासिका वचनोनुनासिका। और वो वर्ण कौन से हैं? यम गण न। तो माँ यह अनुनासिक है, तो ये अनुनासिकांत अंग हो गया। अंग पूरा कितना हुआ? चक्रम। ये अनुनासिकांत अंग हो गया। उसके पश्चात इसका अभ्यास क्या है? प्रतीचि च अभ्यास है। इसका आकार है। इस आ को हमने क्या किया? नुक आगम। नुक कैसा है? कित है, इसलिए आद्यंत टकितों से अंत में बैठेगा। तो स्थिति होगी च नुक क्रम। नुक के क की संज्ञा कर दीजिए और उ की भी इत संज्ञा कर दीजिए। क्या बच गया? चन क्रम। क्या स्थिति हुई? चन क्रम। अब इसके पश्चात नष्टा पदांतस्य झली। ठीक है, झल परे है क, और ये अपदांत नकार है। पद संज्ञा तो है नहीं बीच में। अपदांत नकार को अनुस्वार हो गया। अपदांत नकार को क्या हुआ? अनुस्वार हो गया। तो जब न को अनुस्वार होगा तो क्या हो जाएगा? जम। ठीक है। उसके पश्चात अनुस्वारस्य यही परस वर्ण। जब भी आप नष्ट अपदांत से झली लगाइए, आपको अनुस्वारस्य यही परस वर्ण ध्यान में रखना होगा। ठीक है। तो यह के परे रहते अनुस्वार को परस वर्ण होगा। तो पर में क्या है? क, तो इसका भी सवर्णी होना चाहिए और अनुनासिक का भी सवर्णी होना चाहिए। तो क्या होता है? ङ। तो क्या बन जाएगा? चंग क्रम य। सनाद्यंता धातुओं से धातु संज्ञा करके उसके पश्चात दिवादी उत्पत्ति कर लीजिए और अनुदात पदम से आत्मनिपद करके क्या रूप बन जाएगा? चंक्रम यते। तो कोई ना कोई एक सूत्र अवश्य लगेगा। या तो गुणोयंगलुको लगेगा, या दीर्घोकितः लगेगा, या फिर अनुनासिकांत है तो नुकागम होगा। यदि री है अभ्यास में तो रुक रिक रिक इत्यादि आगम होंगे। तो इन सूत्रों में से कोई ना कोई एक सूत्र लगेगा। यदि अकार है तो दीर्घोकितः से दीर्घ हो जाएगा, ज्यादातर ये सूत्र लगेगा। यदि ई उ है तो गुणोयंगलुको से गुण हो जाएगा, और उसके अतिरिक्त यदि कोई है तो फिर ये आगम हो जाएंगे। तंक्रम्यते बन गया। इसी प्रकार द्रम धातु से क्या बनेगा? द्रमु धातु से, हाँ द्रमु धातु है तो क्या बन गया? दंद्रम्यते। क्या बनेगा? गम धातु से क्या बना? गम धातु से क्या बना? जंगम्यते। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये नित्यम कौटिल्य गतौ सूत्र आपका पूर्ण हुआ। अगला सूत्र है लूप सद चर जप जप दह दश दीर्घ्यो भाव गढ़ाया।
पदच्छेद। लुप सद चर जप जभ दह दश ग्रीभ्यः पंचमी का बहुवचन भावगर्भायाम सप्तमी का एक एकवचन। वचन। ठीक है, समास करिए। लुपश्च सदश्च चरश्च जपश्च जभश्च दहश्च दशश्च ग्रीभ्यश्च ग्रीच इति गिरः तेभ्यः ग्रीभ्यः। और भावस्य गर्हा भावगर्हा तस्याम भावगर्हायाम, ये षष्ठी तत्पुरुष हुआ और पहले इतरेतर द्वंद्व समास हुआ। अर्थ करेंगे सूत्र का। अनुवृत्ति नित्यम धातोः यं प्रत्ययः परश्च। नित्यम कौटिल्यगतों से नित्यम की वृत्ति इसी सूत्र तक आएगी। अर्थ करेंगे सूत्र का। लूप सद चर जप जभ दह दश ग्री इत्येतेभ्यः धातुभ्यः नित्यम भावगर्हायाम। भावगर्हायाम अर्थात भाव जो होता है वो धात्वर्थ, भाव से यहाँ पर क्या लिया जाएगा, धात्वर्थ। तो नित्यम धात्वर्थ गर्हायाम यंग प्रत्ययः भवति परश्च। ठीक है ना। तो क्या हुआ, लूप सद चर जप जभ दह दश द्रि, इन धातुओं से भाव की निंदा अर्थात जो धातुएं हैं उन धातुओं के अर्थ, मतलब जो धात्वर्थ है उस धात्वर्थ की निंदा हो। कर्ता की निंदा नहीं, जो उस क्रिया को कर रहा है वो नहीं, अपितु उस क्रिया को वो गलत कर रहा है। जो भी कार्य है उस क्रिया को वो क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। वो क्या है, धात्वर्थ। धात्वर्थ हो गई क्रिया, और क्रिया की निंदा, कर्ता की निंदा नहीं, क्योंकि कोई गंदा व्यक्ति उस कार्य को कर रहा नहीं, अपितु कोई अच्छा व्यक्ति भी उस क्रिया को गलत ढंग से कर रहा है, निंदित ढंग से कर रहा है, अच्छे उद्देश्य से नहीं कर रहा है, ठीक है, गलत बोल रहा है, तो धात्वर्थ की गर्हा तो वही होगी जहां पर क्रिया की निंदा होगी, तो उसमें यंग प्रत्यय होता है। ठीक है। तो उदाहरण बनाएंगे हम लोग। लुप धातु से बनेगा लोलुप्यते। सद से क्या बन जाएगा, आप बना सकते हैं, बनाइए, सासद्यते। चर के लिए अलग सूत्र है, उसका उदाहरण बनेगा चंचूर्यते। क्या बनेगा, चंचूर्यते। उसको हम ऐसे लिखेंगे, चंचूर्यते। ठीक है ना। और जप नहीं, इन सब के लिए विशेष सूत्र बनाए हुए हैं। जंजप्यते, जंजप्यते, जंजभ्यते, जंजप्यते, जंजभ्यते, दंदह्यते, दंदश्यते, दश धातु का। और ग्री धातु के लिए है निजे गिल्यते। इससे क्या बनेगा, निजे गिल्यते। तो इन सब में इन क्रियाओं को वो सही ढंग से नहीं करता है, खराब ढंग से करता है, इस अर्थ में ये प्रत्यय हो रहा है। ठीक है। निजे गिल्यते आपने लिख लिया। अभी सिद्धि बताएंगे तो उसमें भी आपको हो जाएगा कि इसको कैसे लिखते हैं। तो आइए, लोलुप्यते की सिद्धि में तो कुछ विशेष नहीं है। लुप लुलुप गुण कर लेंगे, गुणयुंग से लोलुप्यते बन जाएगा। अगला क्या है, सद, दीर्घों की तरह से इसमें दीर्घ कर लेंगे, सासद्यते बन जाएगा। लुप सद चर, चंचूर्यते। इसमें धातु क्या है, चर में चर गति भक्षण योग। तो चर धातु से हमने यंग प्रत्यय किया। यंग के ङ का आपने ङ की संज्ञा भी कर दी। अब इसके पश्चात आपने द्वित्व किया। द्वित्व करने के बाद क्या स्थिति रह गई, और द्वित्व करके अभ्यास कार्य कर लीजिए। तो च चर, क्या स्थिति रह गई, च चर। च चर, आगे यम। ठीक है। एक सूत्र है चरफलोष्च। क्या है सूत्र, चरफलोष्च। वही पर है, नुगतो नुनासिकान्तस्य के बाद ही।
तो वहां पर अनुनासिकांत अंग को कहा था। आगे एक सूत्र जब जब, उसको भी आगे लगाएंगे। उसके पश्चात है चरफलोष्टि। तो चरफलोः अंगस्य अभ्यासस्य अतः क्या अर्थ हो जाएगा? चरफलोः अंगस्य अभ्यासस्य अतः नुक् आगमो भवति। नुक् की वृत्ति कहाँ तक जाएगी? इसी सूत्र तक, 87 तक। तो यहाँ पर नुक आगम होगा, स्थिति क्या हो जाएगी? च नुक, नुक का क्या शेष बचेगा? न, तो हो गया चन। ठीक है। उसके पश्चात वही अनुस्वार नष्टब्दांत से झली अनुस्वार से परसवर्ण, इतना लगा करके आपने क्या कर लिया? चन चन चर, ये बना भी। फिर एक सूत्र है उत्परस्यात। क्या है सूत्र? उत्परस्यात। इस सूत्र का अर्थ हुआ कि चरफलोः परस्य अतः, चरफलोः परस्य अतः उत्वम भवति। चर और फल के, है ना, जो पर वाला, जो बाद वाला आकार है, उसको क्या होता है? उत्व हो जाता है। तो ये बाद वाला आकार ये है, नुक से परे, इसको उकार आदेश हो गया, तो क्या बन गया? चंचुर्य। फिर हलिचा लगा लेंगे, हल्के परे रहते, रेफ की उपधा इक को क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। क्या बन गया? चंचुर्य। ठीक है। अब आप चाहे नष्ट शब्दांत से झलिए अनुस्वार से परसवर्ण बाद में लगा सकते हैं या फिर पहले लगा सकते हैं। पहले आप उत्व कर लीजिए, उसके पश्चात भी लगा सकते हैं। चंचुर्य बन गया। अब इसके पश्चात सनाद्यता धातु से धातु संज्ञा करेंगे और उसके बाद प्रतिपत्ति करके अनुदात पदम, है ना, पदम से आत्मनेपद करेंगे और चंचुर्यते शब्द सिद्ध हो जाएगा। तो दो सूत्र लगे, चरफलोष्ट और उत्परस्य, हलिच से दीर्घ हो गया। अब आगे क्या उदाहरण? जंजप्यते इत्यादि है। उन सब में देखिए स्थिति है आपकी जप, आगे यंग। ठीक है। द्वित्व कर लेंगे तो जप जप य। अब हलादी शेषण लगा लेंगे तो क्या बन जाएगा? ज जप य। इसके पश्चात सूत्र लगाएंगे जप जभ दह दश भंज पशाम च। जप जभ दह दश भंज पश इत्ये तेषाम अंगानाम अभ्यासस्य अतः नुक आगमो भवति यंगी यंगलुकी च परतः। इन अंग के अभ्यास के आकार को भी नुकागम हो जाएगा। तो जप धातु के आकार को नुकागम हो गया। फिर नष्टब्दांत से चलिए अनुस्वार से परसवर्ण लग करके क्या बन जाएगा? जंजप्यते। तो जो सूत्र में कहा ना दीर्घोकिता में अकित अभ्यास को दीर्घ होता है, तो अकित का तात्पर्य यही है कि जहां जहां पर ये नुक आगम हो गया, कहीं रुक आगम होगा, कहीं रिक आगम होगा, तो ये सब कित हो जाएंगे। इनको छोड़ करके दीर्घ हो, इसके लिए अकित अभ्यास का है। तो जंजप्यते बन गया। इसी प्रकार से अगला उदाहरण क्या है देखिए, उसमें भी जंजभ्यते, लूप सद चर जप जभ। ठीक है। उसके पश्चात दह, है ना, तो वो भी इसमें पढ़ा हुआ है। तो दंदह्यते और दश है तो दंदश्यते। अगला क्या है? निजे गिल्यते। अब निजे गिल्यते में आ जाएंगे। ग्री निगरण धातु है, ग्री आगे यंग। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो इन सब का अर्थ क्या होगा? दंदह्यते, बुरे ढंग से जलाता है, बुरे ढंग से शरीर को मरोड़ता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से जो भी कार्य है, चंचुर्यते, चरगति भक्षण, गंदे ढंग से चलता है। तो ये सब कार्य होते हैं। नहीं कहते देखो कितने गंदे तरह से ये कार्य कर रहा है, तो उस क्रिया को जो गंदी तरह से करना है वही उसकी निंदा है। तो उन सब के लिए ये प्रयोग। ठीक है। आगे निजे गिल्यते, ग्री निगरणे, निगरना मतलब निगलना है, तो बुरे ढंग से निगलता है, इसके लिए निजे गिल्यते का प्रयोग होगा। तो सिद्धि करेंगे हम लोग। तो ग्री आगे यंग है, यस्मात् प्रत्यय तदादि प्रत्ययंगम से हम अंग संज्ञा करेंगे ही करेंगे। ग्री दीर्घ है, तो यहाँ पर ये गित होने से गुण तो होगा नहीं, बाकी रीत इत धातु सूत्र लग जाएगा। तो रीत इत धातु से इत्व होकर के रपर हो जाएगा। क्या बन गया? गिर। क्या हो गया? गिर। अब द्वित्व करिए, गिर गिर
उस वक्त फिर हलादी शेषा भी लगा लीजिए। क्या हो गया? गी गिरिया। कुहोष्टु लगा लीजिए। क्या हो गया? जी गिरिया। उसके पश्चात गुण भी कर लीजिए, गुणो यंग लोगों से क्या बन जाएगा? जे गिरिया। क्या बन जाएगा? जे गिर या। अब इसके पश्चात बस एक सूत्र है जिसका आपको ध्यान देना है, वो है ग्रो यंगी। क्या है सूत्र? ग्रो यंगी। ये निकालिए। लत्व प्रकरण। लत्व प्रकरण है अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के द्वितीय पाद में। ग्रो यंगी सूत्र निकालना आपको मिला। वहां पर देखिए कृपोरोला भी सूत्र है, आपने सिद्धि पढ़ी थी ना कल्पता इत्यादि की। कृप धातु के रेप को लत्व होता है। ग्रो यंगी। यंगी परतः ग्रह रेफस्य लत्वम भवति। यंग के परे रहते ग्री के रेफ को लत्व हो जाएगा। तो यहाँ पर यंग परे है ना, और ये ग्री का ही तो रहा है, इसको क्या हो गया? ल हो गया। तो क्या बन गया? जे गिल्य। नी उपसर्ग लगा दीजिए। निजे गिल्य बन गया। बस एक ही सूत्र मुख्य लगा ना, ग्रो यंगी। शेष तो आपको जैसे पहले थे सारे सूत्र वही लगेंगे। तो निजे गिल्य, इसके पश्चात सनाद्यंता धातु तिवाद्युत्पत्ति, आपने पद करके आपने क्या बना लिया? निजे गिल्यते। तो निजे गिल्यते का अर्थ क्या हो गया? हाँ, गंदी तरह से निकलता है, बुरी तरह से निकलता है। तो ये सब जितने भी शब्द थे सबके साथ यही अर्थ है, गंदी तरह से बैठता है, गंदी तरह से बोलता है। तो इसी प्रकार के सारे अर्थ हैं। तो ये भावगर्हा यानी किसी भी क्रिया को गलत ढंग से करना, बुरी तरह से करना, तो उसमें क्या होता है? ये प्रत्यय होता है। तो इस प्रकार से ये यंगंत प्रकरण अष्टाध्यायी का यहाँ पर जो विधान किया गया था वो समाप्त हुआ। शेष पाठ कल करेंगे।